श्री राम। और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार जी। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, भारत माता की जय। जय हिंद, जय बांग्ला। मैं असदुद्दीन ओवैसी और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। कोई बोला जय श्री राम, कोई बोला जय भीम, किसी ने कहा जय मां काली। 17वीं लोकसभा के दूसरे दिन नारों का संग्राम रहा। सांसद पद की शपथ लेने आए तो नारे लगने लगे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शपथ लेने के लिए जब नाम पुकारा गया तो लोकसभा में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगने लगे। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए। असदुद्दीन ओवैसी जी। हैदराबाद से चौथी बार सांसद चुने गए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम जैसे ही सांसद पद की शपथ ग्रहण के लिए पुकारा गया, भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारों से संसद गूंज उठी। ओवैसी के अपनी सीट से वेल तक पहुंचने तक इन जयकारों की आवाज और तेज हो गई और ओवैसी भी दोनों हाथ उठाकर और जोर से जयकारे लगाने का इशारा करने लगे। ओवैसी खिसियाए या चिढ़ा रहे थे, ये समझ नहीं आया। शपथ पूरी करते ही ओवैसी भी एक्शन में आए और नारेबाजी कर दी। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। लेकिन शायद नाराजगी खत्म नहीं हुई थी तो बीजेपी पर भी सवाल उठा दिए। ट्रेजरी बेंच ज्यादा नारे लगा रहे थे तो अच्छा है ना, हमको देखते ही उनको सब चीजें याद आती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाए, ये बच्चों की मौत भी उनको याद आ जाए। ये मेरा असर उन पर है। ओवैसी के बाद बात अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की। बर्क ने आज सांसद के तौर पर शपथ ली। बर्क ने शपथ के साथ वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान दिया। कहा कि वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है, लिहाजा वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे। जिसके बाद बीजेपी सांसदों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। जी वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने वंदे मातरम विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के नेता बता दें कि क्या क्या इस्लाम के पक्ष में है, तो यह मान लिया जाए कि जो एजेंडा वो देंगे, जो बातें इस्लाम के पक्ष में होंगी, भारत का संविधान उसी के अनुसार चलेगा। पुरुषोत्तम दास टंडन ने आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ऐसे लोगों को चिताया था कि मुस्लिम लीगी मानसिकता से मुक्त हों। ये स्वतंत्र भारत है, इसका अपना संविधान है, इसकी अपनी रीति नीति है। आज शफीकुर रहमान को मैं पुनः चेतावनी देता हूं कि इस तरह की बातें करके वे भारत
भारत की संप्रभुता और संविधान को चुनौती देते हैं, ऐसे व्यक्ति को भारत के संसद में रहने का न नैतिक न वैधानिक अधिकार है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। सांसदों के शपथ ग्रहण में पश्चिम बंगाल की सियासत का रंग भी दिखा। बारासात से टीएमसी सांसद काकोली दस्तीदार जब शपथ लेने वेल में आई तो इस दौरान उन्होंने जय मां काली का नारा लगाया। शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद एक बार फिर उन्होंने जय मां काली का नारा बुलंद किया। इसके जवाब में बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम का नारा उद्घोष किया। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार जी। जय बांग्ला। ये लड़ाई सिर्फ नारों की नहीं है, इसके पीछे है सियासत। बंगाल में बीजेपी जय श्री राम का नारा बुलंद कर रही है तो टीएमसी सांसद उसका जवाब जय बंगाल और जय मां काली से दे रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या अब देश की सियासत सिर्फ नारों के इर्द गिर्द रह जाएगी? नए सत्र में बात तो नई सोच और न्यू इंडिया की हो रही है, लेकिन सदन पटल पर वहीं पुराने मुद्दे फिर से हावी होने लगे हैं, चाहे वो जय श्री राम का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम का। अगर यही मुद्दे फिर से जगह लेने लगे तो न्यू इंडिया के सोच पर मानिए ग्रहण लग जाएगा। ब्रिटिश राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत की इस लोकतंत्र की ताकत से डरती है। और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। और आज यहां पर धार्मिक और राजनीतिक नारे लगाकर सांसदों ने इसकी गरिमा तार तार की है। वो भी ये नारे तब लगे जब बिहार के अंदर बच्चे चमकी बीमारी से मारे जा रहे थे। वहां का क्या हाल था, किस तरह से उनके घर परिवार के लोग बिलख रहे थे, आइए आपको इसका एक नजारा ये भी दिखा देते हैं। बिहार में चमकी बुखार का हाहाकार मचा हुआ है। करीब 120 मासूमों की मौत हो चुकी है और कुछ नेताओं की संवेदना मानो मासूमों की मौत के साथ ही मर चुकी है। बच्चों की मौत कैसे रुकेगी, बुखार की हाहाकार से बिहार को कैसे बचाया जाएगा, ये बड़ा सवाल बन चुका है। और इस सवाल के बीच नेता दे रहे हैं बेतुके बयान। कोई मौत के इस सिलसिले को थामने के लिए 4G फॉर्मूला समझा रहा है और कोई कह रहा है कि गर्मी से के मौसम में तो ऐसा होता ही रहता है। मुजफ्फरपुर का घटना जो बहुत दुखद है, लेकिन आपके जानकारी के लिए जब जब यह समय आता गर्मी का, पिछले कई साल से, कोई 1-2 साल नहीं, कई साल से वहाँ बच्चे बीमार होते हैं और उसकी मरने की संख्या बहुत हो जाती है। बिहार में बुखार से हाहाकार है, मौत का आंकड़ा 100 के पार है और नीतीश की पार्टी के सांसद को बारिश का इंतजार है। तो आप गुहार लगाइए गर्मी से, आप दुआ कीजिए भगवान से कि वो कुछ रहम कर दे, मौसम की तलखी थोड़ी कम कर दे, मासूमों की जान बच जाए। क्योंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी सरकार के सांसदों के पास दलीलें तो हैं, लेकिन चमकी बुखार की दवा नहीं। बिहार में चमकी बुखार हर साल मौत बनकर टूटती है। साल 2017 में बिहार में 65 लोगों की इसकी वजह से जान गई, तो 2016 में 127, 2015 में 102 और 2014 में 357 लोगों की मौत हुई। लेकिन 14 साल से लगातार जिस पार्टी की सरकार है उसके पास इसका कोई इलाज नहीं और सरकार के साझीदार बीजेपी के सांसद तो बचाव का फॉर्मूला समझा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इसमें थोड़ा सा 4G पे अगर हम लोग कॉन्शियस करें तो उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पहला G फॉर गांव, G फॉर गर्मी, G फॉर गरीबी और G फॉर गंदगी।
गांव, गर्मी, गरीबी और गंदगी, ये 4G फॉर्मूला अजय सुना रहे हैं। और ये अजय वही सांसद हैं, उसी बीजेपी के सांसद हैं जो पार्टी सालों से नीतीश कुमार के साथ सत्ता में भागीदार रही है। लेकिन उनके पास इस जवाब का नहीं है कि इतने सालों में, 1 दशक से ज्यादा में भी उनकी सरकार इस 4G से बिहार को बाहर क्यों नहीं निकल पाई। शायद इसका जवाब नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। इसीलिए आज जब वो अस्पताल पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये बच्चे मर रहे हैं और हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। गरीबों का बेहतर इलाज सोचिए, और क्या सोचेगा गरीब आदमी। नीतीश कुमार, वापस जाओ। 15 दिन बाद नीतीश कुमार की नींद टूटी और वो चमकी बुखार का दर्द झेल रहे लोगों की सुध लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे। 70 किलोमीटर का ये फासला नीतीश के लिए 15 दिन लंबा हो गया। तो अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीतीश अस्पताल पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी कर दी। लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है, लेकिन नीतीश अस्पताल की पीठ ठोक रहे हैं। 2 घंटे का सफर उन्होंने 15 दिन में पूरा किया, लेकिन जुबान पर सरकार के एक्शन के दावे की कोई कमी नहीं। अब सवाल यह है कि जिस बीमारी का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है और मौत का आंकड़ा 100 के पार है, वहां सरकार और अस्पताल के कामकाज पर कैसी तारीफ। ये कैसे रुकेगा। जितने भी मंत्री जा रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि, वो कोई इस बात को नहीं कह पा रहा है कि ये अब रुक जाएगा। वो ये कह रहे हैं कोई रोना रो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई रोना रो रहा है बीमारी पता नहीं चल रहा है, कोई लीची पर आरोप मढ़ रहा है, कोई किसी पर आरोप मढ़ रहा है, और बच्चे मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ऑल इज वेल का दावा चाहे जितना करे, लेकिन लोगों का गुस्सा उनके दावे की हवा निकाल रहा है। बिहार सरकार कैसे खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश में है, जरा उसे भी देखिए और उस क्लीन चिट पर लोगों के गुस्से को भी समझने की कोशिश करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने लगभग हर बेड पर हम लोग गए हैं वहाँ पर, और उनके बारे में उनसे पूछताछ की गई है। नीतीश कुमार जी जो है निकले और जनता का कोई फरियाद एक भी शब्द सुने, एक भी बात नहीं सुने और निकल के चल दिए। इसका क्या मतलब है? किसी विभाग ने भी अस्पताल की व्यवस्था पर कमिट नहीं किया। रादर उन्होंने प्रशंसा भी किया कि जिस तरह से डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, व्यवस्था है। चिकित्सक भी बिल्कुल, चिकित्सकों का जिस तरह से काम हो रहा था, हम लोग भी काफी संतुष्ट थे उससे कि जिस तरह से काम कर रहे हैं लोग। सर, नीतीश कुमार यहाँ क्या करने के लिए आते हैं? एक बात भी पब्लिक से नहीं बोले। यहाँ पे किस लिए आते? पब्लिक से एक बात भी नहीं बोले वो। नीतीश जाने किस से मिले, किसका हाल जाना, किस इंतजाम पर पीठ ठोकी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल से नीतीश तो चले गए, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। और हो भी कैसे, जो सरकार मौत के इस मातम की अब तक जड़ तक नहीं ढूंढ पाई हो, उस पर लोग एतबार करें तो कैसे। बहुत सारी टीम लगी हुई है और अभी तक बहुत स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा है। सरकार अब तक बीमारी की वजह नहीं ढूंढ पाई है और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीमारी मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय तक फैल चुकी है। नालंदा में भी एक 10 साल के बच्चे में चमकी बुखार के लक्षण पाए गए हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं, व्यवस्था की तारीफ कराते हैं, मगर किसी के पास ये जवाब नहीं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, बच्चों की मौत का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। बिना जवाब के, बिना सवाल लिए मुख्यमंत्री आ तो गए और कहते यही रहे ऑल इज़ वेल, लेकिन जिन लोगों ने अपने घर के नौनिहालों को खोया है वो पूछ रहे हैं कि जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आज तय हो गया। कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला नए स्पीकर होंगे। सूत्रों के मुताबिक ओम बिरला का नाम पीएम मोदी और अमित शाह ने सोमवार को ही तय कर लिया था और अब इस पर मुहर भी लग गई है।
लोकसभा के नए स्पीकर के तौर पर ओम बिरला का नाम आते ही कोटा में जश्न शुरू हो गया। उनके घर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी, पटाखे फूटने लगे। ये नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तिगत प्रभाव था कि उन्होंने मेनका गांधी और बड़े बड़े जो उसके उम्मीदवार थे उनको इग्नोर करके ओम बिरला का नाम प्रपोज किया। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। वो दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इससे पहले वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि राजस्थान में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। ओम बिरला ने अपना सियासी सफर बतौर छात्र नेता शुरू किया था। सूत्रों की माने तो लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी से मेनका गांधी, राधा मोहन सिंह, एस आहलूवालिया, वीरेंद्र कुमार और रमापति राम त्रिपाठी के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन ओम बिरला के नाम पर सहमति बनी है। लोकसभा स्पीकर के नाम के चयन में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सबको चौंकाया है। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा स्पीकर के लिए चुना जाता है, लेकिन सिर्फ 2 बार के सांसद ओम बिरला के नाम को आगे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मैसेज दिया है कि अनुभव के साथ साथ युवा जोश भी नए भारत के लिए जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। बीजेपी आज पूरे दिन एक्शन में रही। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपना दफ्तर संभाल लिया। बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। अमित शाह करीब 15 मिनट तक नड्डा का इंतजार करते रहे और जब वो आए तो फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, फिर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। इस दौरान बीजेपी के करीब सभी बड़े नेता पार्टी ऑफिस में मौजूद रहे। जेपी नड्डा को गजब की संगठनात्मक क्षमता, टारगेट को पूरा करने का मिशनरी अंदाज और मिलनसार व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। जल्दी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और बतौर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उनका काम संगठन में पार्टी के लिए और समर्थक जुटाना होगा। बजट सत्र में विपक्ष की रणनीति बनाने के लिए आज सोनिया गांधी ने यूपीए की बैठक बुलाई। इस बैठक में डीएमके नेता कनिमोझी, सीपीआई नेता डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी भी इस बैठक में आए। इसमें यूपीए ने स्पीकर के लिए एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को समर्थन देने का फैसला किया। हालांकि जब सोनिया गांधी से पूछा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर पीएम की बैठक में कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल होगा, तो उन्होंने कहा कि इसका पता आपको कल चल जाएगा। राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। Party president invited them. Is Rahul going for the meeting tomorrow? Not tomorrow. All right. तो आज सोशल मीडिया पर यह जोक लगातार चल रहा था कि कांग्रेस में एक नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट है यानी राहुल गांधी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेसिडेंट होते हुए भी एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया है। तो ये दोनों पार्टियों के बीच का जमीन आसमान का अंतर है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बल्ले बल्ले है। टीएमसी में टूट का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को एक और झटका दिया है और टीएमसी विधायक विश्वजीत समेत 12 पार्षद और एक कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी इसे ममता के खिलाफ बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे बंगाल में सरकार बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन ममता कह रही हैं कि जिसे जाना है अभी चला जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। শুধু একটা মনে রাখবেন, যারা আমার পুরনো কর্মী হয়তো ভুল বুঝে চলে গেছে নিজেদের দোষে, তারা যদি আসে কেস টু কেস দেখে, আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না। আর যে এমএলএরা 3 বছর কাজ না করে তৃণমূলের এমএলএ হবে 8 বছর, 2 বছর অন্য জায়গায় গিয়ে পেট্রোল পাম্পার টাকা, সব খবর আমি রাখি। যারা যারা যাবেন তাড়াতাড়ি যান। আমি চাই যারা যারা যাবার তাড়াতাড়ি চলে যান, তার কারণ আমাদের কাজগুলো শুরু করতে দিন। আমাদের নতুন কর্মী সব জায়গায় তৈরি করে নিয়েছি আমরা। हांगकांग में इन दिनों आंदोलन का दौर है। लोग यहां विवादित प्रत्यर्पण विधेयक को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की वजह से सड़कों पर उतर आए हैं और इसी बीच वहां पहुंची एक एम्बुलेंस। लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच भी लोग इंसानियत नहीं बोले। ये तस्वीर देखने लायक है और एम्बुलेंस को जाने की जगह दे दी। देखिए कैसे। आंदोलनकारियों की भारी भीड़, चारों तरफ हंगामा।
प्रदर्शन करते, नारे लगाते लोग। और अचानक सब शांत हो गया। आवाज थी तो बस एम्बुलेंस के सायरन की। हुआ कुछ यूं कि आंदोलन करते लोगों की वजह से रास्ते बंद थे। अचानक एक एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस देखते ही सारी भीड़ खुद ब खुद किनारे हो गई और एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का बदला पूरा हुआ। सुरक्षा बलों ने मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक सज्जाद भट्ट और उसके साथी तौशी को मार गिराया। सज्जाद जैश का वही टॉप कमांडर था जिसकी बारूदी कार से 14 फरवरी को फिदाइन आदिल ने सीआरपीएफ काफिले को टक्कर मारी थी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर का वो कमांडर जिसने पुलवामा हमले को अंजाम दिया। कश्मीर घाटी का वो आतंकी जो सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत का सबसे बड़ा गुनहगार था। पुलवामा का मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट मारा गया। तारीख 14 फरवरी 2019, जगह पुलवामा। कौन भूल सकता है वो तारीख जब विस्फोटकों से भरी इस कार ने सीआरपीएफ काफिले को टक्कर मारी थी। सीआरपीएफ काफिले को हिट करने वाली बारूदी कार का मालिक था सज्जाद भट्ट और इसी आतंकी ने पाकिस्तान में बैठे जैश सरगना के इशारे पर हमले की साजिश की एक-एक ईंट जोड़ी थी। अब सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले के गुनहगार सज्जाद भट्ट का खात्मा कर दिया है। मकान से उठता धुआं और आसपास लोगों की भीड़। अनंतनाग के बिजबेहरा में इसी ठिकाने पर आतंकी सज्जाद और उसके साथी तौशी के छुपे होने की खबर मिली थी। भीड़ की आड़ में दोनों आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर बच निकलने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन में सज्जाद यहां से जिंदा बच के निकलने में कामयाब नहीं हो सका। किस तरह आतंकियों को कब्र तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां बरसाई, उसकी गवाही मकान की उड़ी छत और धधकते अंगारों की तस्वीर दे रही है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में हुए इनकाउंटर में जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर सज्जाद भट्ट मारा गया। सज्जाद भट्ट पुलवामा फिदाइन हमले का मास्टरमाइंड था और सज्जाद की ही गाड़ी पुलवामा अटैक में इस्तेमाल की गई थी। और कल अगर हम बात करें पुलवामा आईडी की तो उसमें भी कहा जा रहा है कि सज्जाद का ही हाथ था। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है और मैं आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट जैश मोहम्मद के मारे गए, वहीं आर्मी का एक जवान जो है वो शहीद भी हुआ। मुठभेड़ के बाद इलाके की तलाशी ली गई, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों को आतंकियों के हाइडआउट से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। आशंका है कि सज्जाद किसी और हमले की प्लानिंग में जुटा था। पहचान जो है वो सज्जाद अहमद भट्ट और तौसीफ अहमद भट्ट करके हो रही है, जो दोनों ही मरहमा गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही जैश मोहम्मद के साथ संबंध रखते हैं और इधर जो कार इस्तेमाल की गई थी वो कार इसी के नाम पे खरीदी गई थी और जो कार को आईडी में कन्वर्ट किया गया था उसमें भी सज्जाद का अपना ही हाथ था। जैश कमांडर सज्जाद भट्ट का मारा जाना जहां सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, तो वहीं बाकी बचे आतंकियों के लिए एक और सबक है कि अब उनके दिन गिनती के बचे हैं। पुलवामा हमले के बाद से जैश का कमांडर सज्जाद भट्ट अपनी लोकेशन बदल रहा था। सुरक्षा बलों की गोलियों से बचने के लिए वो एक जगह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता था। बताया जा रहा है कि वो पुलवामा हमले के बाद सरहद पार भागने की भी फिराक में था, लेकिन उसका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया और वो मारा गया।
जैश का कमांडर सज्जाद भट्ट। इस आतंकी की तलाश सुरक्षा बलों को तब से थी जब से उसने पुलवामा हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। सज्जाद भट्ट जिस पुलवामा से ताल्लुक रखता था, कश्मीर की उसी धरती पर इसने सबसे बड़ा गुनाह किया और साल के सबसे बड़े हमले को अंजाम देकर घाटी में भागा भागा फिर रहा था। वो ये भी जानता था कि सुरक्षा बलों के अभेद चक्रव्यूह को तोड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद सज्जाद भट्ट सरहद पार भागने की फिराक में था, लेकिन एलओसी पर सेना और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ की कड़ी चौकसी को भेदने में कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा उसने एलओसी से सटे इलाकों को छिपने का ठिकाना बनाया। इस दौरान वो लगातार सुरक्षा और जांच एजेंसियों के रडार पर था। इसका खुलासा एनआईए की रिपोर्ट में हुआ था। एनआईए ने भट्ट के बारे में खुलासा किया था। भट्ट ने हमले से 10 दिन पहले मारुति इको कार खरीदी थी। साउथ कश्मीर के बिजबेहरा का रहने वाला था सज्जाद भट्ट। उस इलाके में जैश के हैंडलर्स काफी सक्रिय थे। जैश के संपर्क में सज्जाद भट्ट 2017 में आ गया था। बुरहान एनकाउंटर के बाद त्राल हिंसा में भी उसका हाथ था। 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सज्जाद भट्ट को त्राल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ दिन बाद जब जेल से बाहर वो आया तो उसके अंदर का आतंकी जाग उठा और जैश के साथ मिलकर सुरक्षा बलों पर हमले की कड़ियां वो जोड़ने लगा। जैश का टॉप कमांडर सज्जाद भट्ट कश्मीर का खूंखार आतंकवादी था। 14 फरवरी को साल के सबसे बड़े हमले को अंजाम देकर वो अंडरग्राउंड जरूर था, लेकिन उसकी आतंकी साजिश थमी नहीं थी। सज्जाद ने सोमवार यानी 17 जून को सेना के काफिले को आईईडी से निशाना बनाया था और इसके बाद वो अनंतनाग में आकर छिप गया, जहां उसका खात्मा कर दिया गया और खास गुर्गा भी मारा गया। इस तरह सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में जैश के कुनबे पर बड़ा प्रहार किया और आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी। मैं समझता हूं कि सज्जाद की जो इसमें न्यूट्रलाइजेशन है, इससे इस एरिया में जो जैश का टेरर नेटवर्क है उस पर काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा। तौसीफ जो है वो माना जाता है कि वो इसको एनरोल करने में उसका हाथ था, मिलिटेंट रैंक में शामिल करने में उसका हाथ था और तौसीफ भी काफ़ी देर से एक्टिव मिलिटेंट जैश मोहम्मद का चल रहा था। सज्जाद भट्ट यूं तो सुरक्षा एजेंसियों की हिट लिस्ट में पुलवामा हमले के बाद से ही था, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान के टेरर एजेंडे को अंजाम देने के लिए जैश ने उसे अपना टॉप कमांडर बनाया और उसे लोकल नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पुलवामा हमले में जैश के मोडस ऑपरेंडी को देखें तो जैश ने लोकल स्लीपर सेल का सहारा लेकर बड़े हमले को अंजाम दिया और इस हमले में सज्जाद ही वो सूत्रधार था जो फिदाइन आदिल और जैश सरगना के बीच धुरी बना। 14 फरवरी को जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बड़ा काफिला पुलवामा से गुजर रहा था, तब सज्जाद की विस्फोटकों से भरी कार ने बस को टक्कर मारी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कार को विस्फोटक कार में तब्दील करने में सज्जाद की भूमिका थी और उसी के इशारे पर इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इसी के इलाके में इसी की इन्वॉल्वमेंट से उस कार को आईडी में फैब्रिकेट किया गया था। उसके बाद उस कार को आदिल डार के हवाले किया गया जो बाद में फिदाइन था और उसी के जरिए से उस कार को सीआरपीएफ कानवाई पे ब्लास्ट किया गया जिसमें 40 लोग मारे गए थे। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का खात्मा कर सुरक्षा बलों ने 40 जवानों की शहादत का इंतकाम पूरा कर लिया। पुलवामा हमले का कोई भी गुनहगार न तो कश्मीर घाटी में जिंदा बचा है और न ही पाकिस्तान में। 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हमला कर जैश के आतंकी अपनी अपनी मान में छिप गए थे, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक बम और गोलियों की बारिश कर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को कब्र में पहुंचा दिया। पुलवामा हमले का कोई भी गुनहगार न कश्मीर घाटी में जिंदा बच पाया और न ही पाकिस्तान में। अनंतनाग में मास्टरमाइंड सज्जाद के खात्मे के साथ सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में जैश के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी।
इससे पहले 18 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में शामिल जैश के कमांडर कामरान को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। ये ऑपरेशन घाटी के पिंगलिना इलाके में चला था। गाजी उर्फ कामरान जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था और वो आईईडी के जरिए धमाका करने का एक्सपर्ट था। उसी ने आत्मघाती हमलावर आदिल डार को हमले के लिए ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद 11 मार्च 2019 को पुलवामा के हमले के एक और गुनहगार को कब्र के नीचे पहुंचा दिया गया। रऊफ असगर का करीबी जैश का टॉप कमांडर मुदस्सिर अहमद उर्फ मोहम्मद भाई का खात्मा पुलवामा के त्राल में हुआ था। पेशे से इलेक्ट्रीशियन मुदस्सिर ने 2017 में जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया था। उसी के इशारे पर आदिल जैश के संपर्क में आया था और पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। और अब पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ता में से एक सज्जाद भट्ट का काम तमाम कर दिया गया है, जिसने पूरे हमले की प्लानिंग रची थी। जैश ए मोहम्मद का जो लास्ट बड़ा कमांडर था उसको एलिमिनेट कर दिया। इससे जैश ए मोहम्मद कम्प्लीटली बैकफुट पर होगा। उनकी लीडरशिप कम्प्लीटली तराल के एरिया में तबाह कर दी गई है। पुलवामा हमले के कसूरवारों का खात्मा कश्मीर के अमन चैन के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बुरहान इनकाउंटर के बाद से जैश और लश्कर के हैंडलर्स ने श्रीनगर से सटे पुलवामा को इसलिए टारगेट पर रखा जिससे घाटी के सेंटर में पहुंच बढ़ाने में कामयाब हो सके। लेकिन जब सुरक्षा बलों का मजबूत पहरा है, आतंकी अपने किसी मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते। उनका वही हश्र होगा जो पुलवामा के गुनहगारों का हुआ है। ये न्यू इंडिया है। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत के रणबांकुरे उसे नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा हमले को अंजाम देकर पाकिस्तानी आतंकियों ने जो गलती की थी उसकी कड़ी सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ी। कश्मीर घाटी में जैश के मोहरों का सफाया किया गया तो पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद पाकिस्तान में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह किया गया था। फरवरी 2019 की तारीख थी जब पहली बार एलओसी पार कर पाकिस्तान में घुसकर भारत के आकाशवीरों ने जैश के सबसे बड़े ठिकाने बालाकोट सेंटर को तबाह किया था। मिराज 2000 से बमों की बारिश की गई थी। भारत की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के कई टॉप कमांडर और आतंकी मारे गए थे। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमले का बदला लिया था। दरअसल पाकिस्तान में बालाकोट जैश का वो ठिकाना था जहां भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीक्रेट बैठकें होती थी और एयर स्ट्राइक से पहले करीब 300 आतंकियों के जमा होने के सबूत भारत ने जुटाए थे। 26 फरवरी को आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना ने हमला बोल दिया था और ऑपरेशन बालाकोट को अंजाम देकर भारतीय वायुसेना के विमान सुरक्षित अपनी हवाई सीमा में लौट आए थे। सज्जाद भट्ट सिर्फ पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का कसूरवार नहीं था। उसने सोमवार को सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें भारत ने एक जांबाज मेजर केतन शर्मा को खो दिया। पूरा देश शहीद मेजर केतन की शहादत को सलाम कर रहा है, जिन्होंने आखिरी सांस तक आतंक से लड़ाई लड़ी और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद मेजर केतन शर्मा की मां को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका शेर बेटा वतन के लिए कुर्बान हो गया। सेना के अफसर जब शहीद मेजर के घर पहुंचे तो बिलखती मां उन्हें गले लगाकर रोने लगी और बेटे को याद करने लगी। मेरा शेर मेरा बेटा कब आएगा? बहन तिरंगे में लिपटे अपने भाई से लिपटकर बार बार उससे उठने की जिद करने लगी। पत्नी शहीद मेजर के ताबूत को देखकर बेसुध हो गई। पिता का कलेजा चाक हो गया। हमारा घर लुट गया, हम बर्बाद हो गए। एक बेटे के लिए, एक बेटा था हमारा, उसकी शहादत देश के लिए। केतन के पिता अपने बेटे को याद कर रहकर रो पड़ते हैं। घर का इकलौता चिराग बुझ गया। मेजर केतन शर्मा के शहीद होने की खबर जैसे ही उनके घर मेरठ पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया।
मेजर केतन की दिलेरी की चर्चा दूर दूर तक थी। वो साल 2012 में सेना में शामिल हुए थे और कम वक्त में बड़ा मुकाम हासिल किया था। ये कुछ तस्वीरें गवाह हैं कि शहीद मेजर केतन कितने दिलेर थे और उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। लेकिन आतंकी सज्जाद भट्ट की साजिश में सारी खुशियां आज काफूर हो गईं। अनंतनाग में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से मेरठ लाया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ आया। पूरा देश मेजर केतन की शहादत को सलाम कर रहा है, जिन्होंने वतन की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक और मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का काम तमाम कर सुरक्षा बलों ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया, तो वहीं अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर को आतंक मुक्त कराने का ऑपरेशन तेज हो गया है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, लिहाजा आतंक के हर ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, टेरर के हर नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। इसी ऑपरेशन में सबसे अहम इलाका है अनंतनाग। कुछ इसी तर्ज पर जारी है कश्मीर में आतंक के सपोलों का इनकाउंटर। जले हुए मकान और उससे निकलता हुआ धुआं ये बताने के लिए काफी है कि आतंकी चाहे कहीं भी छिप ले, उन्हें खत्म करने में देर नहीं लगेगी। अनंतनाग में छिपे आतंकियों को घर के अंदर ही खाक कर दिया गया। अनंतनाग के मेरहम इलाके में ऑपरेशन ऑल आउट की ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह अमरनाथ यात्रा के रूट को आतंक से मुक्त कराया जा रहा है, क्योंकि इसी रूट पर आतंकियों ने 12 जून को बड़ा धमाका किया था। यही वो तारीख थी जब गोलियों की गूंज से अनंतनाग के केपी रोड की वादियां थर्रा उठी थी। ये पुलवामा हमले के बाद दूसरा बड़ा हमला था। इसमें सीआरपीएफ के 5 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान शहीद हो गया। जाहिर है अनंतनाग में छिपे दहशतगर्दों को खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो रहा है और अनंतनाग में है पहलगाम बेस, जहां अमरनाथ यात्री रुकते हैं और यहां से बाबा बर्फानी के दरबार में सीधे पहुंचते हैं। ऐसे में अनंतनाग की धरती को आतंक मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही जम्मू से लेकर साउथ कश्मीर के सभी रूट पर यात्रियों की सुरक्षा और मजबूत की जा रही है, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। तो खोज खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।